हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन आज एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है मुस्लिम कालीन शिक्षा पार्ट 2। हम पहले पार्ट में शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी उसमें पाठ्यक्रम क्या था। कि क्या क्या पढ़ाया जाता था, कि पाठ्यक्रम में क्या था। सबसे पहले तो कुरान जो ग्रंथ है ये अपने आप में एक पाठ्यक्रम था। इसके बाद क्या था कि पैगंबरों, जो मुस्लिम पैगंबर होते थे, उन पैगंबरों के द्वारा कही गई कथाएं, पैगंबरों द्वारा कही गई कथाएं फकीरों फकीरों द्वारा कही गई कहानियां, ये भी इनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। और फारसी जो कवि थे, फारसी जो कवि थे, इनके द्वारा कही गई कविताएं, ये भी इनके सिलेबस में था। इसके अलावा कुरान, पैगंबरों की कथाएं, फकीरों की कहानियां, फारसी कवियों द्वारा कही गई कविताएं। इसके बाद ललित कला, ये भी इनके पाठ्यक्रम में था। ललित कला के अंतर्गत आ जाता था चित्रकला, ललित कला के अंतर्गत चित्रकला और स्थापत्य कला। ये ललित कला के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद आता है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा, व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा रथ बनाना, रथ बनाना। इसके बाद आएगा आभूषण, आभूषण तैयार करना। इस तरह की चीजें व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत थी। और पाठ्यक्रम में था सैनिक शिक्षा। सैनिक शिक्षा के अंतर्गत तीर चलाना, भाला, तीर चलाना, भाला चलाना। इसके अलावा अश्वारोहण, ये चीजें सैनिक शिक्षा के अंतर्गत भी थी। ये इनका पाठ्यक्रम था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उसकी शिक्षण विधि क्या थी। उस समय शिक्षण विधियां क्या थी। देखिए, शिक्षण विधियों में सबसे पहले तो यह था कि जो शिक्षा थी वो मौखिक थी, मौखिक शिक्षा थी। और परंपरागत विधियों का प्रयोग होता था, परंपरागत विधियों का प्रयोग होता था। बच्चे पहाड़ों को बोल बोल करके याद करते थे। पहाड़ों को बोल बोल करके याद किया जाता था और रटने पर ज्यादा जोर था। रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता था।
शिक्षण विधियां हो गई। अगर हम परीक्षा प्रणाली की बात करें कि उस समय परीक्षा प्रणाली क्या थी, इसमें भी क्या था कि वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार ही इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं होती थी। केवल संतोष के आधार पर, संतोषजनक आधार पर ही कि हाँ, अध्यापक की सहमति के आधार पर ही बच्चे को अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया जाता था। किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा व्यवस्था नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि संतोष के आधार पर ही बच्चे को अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया जाता था। आगे हम बात करते हैं शिक्षण का समय क्या था। शिक्षण का समय क्या रहता था। शिक्षण समय जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो कहां पर होती थी, मकतब, और उच्च शिक्षा होती थी वो होती थी मदरसे में। तो मकतब का समय अलग रहता था और मदरसों का समय अलग था। मकतब में यह रहता था कि प्रातः काल से अपराह्न तक, प्रातः काल से अपराह्न तक का समय रहता था। दोपहर तक का समय रहता था। और मदरसे में प्रातः काल से वही अपराह्न तक का समय रहता था। उसके बाद बच्चे भोजन और आराम करते थे, फिर दोबारा से पढ़ाई चालू हो जाती थी और सायंकाल तक चलती थी। मकतब में प्रातः काल से अपराह्न तक समय रहता था और मदरसे में प्रातः काल से अपराह्न तक रहता था। उसके बाद बच्चे भोजन और विश्राम के बाद फिर दोबारा सायंकाल तक पढ़ाई करते रहते थे। ये शिक्षण समय था। अब हम बात करते हैं उस समय की स्त्री शिक्षा क्या थी। देखिए, जो स्त्री शिक्षा थी उसका दायरा बहुत संकुचित था। दायरा बहुत संकुचित था। केवल शाही घराने की, शाही या हम बोल सकते हैं कुलीन, शाही या कुलीन घराने की जो बालिकाएं होती थी, या हमको कह सकते हैं शहजादियां, इन्हीं के लिए शिक्षा का ज्यादा प्रावधान था। और इन्हें शिक्षा जो दी जाती थी वो व्यक्तिगत रूप से भी दी जाती थी। और इनकी भी प्रारंभिक शिक्षा है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी कहां पर होती थी, मकतब में होती थी। लेकिन दायरा कैसा था, बहुत ही संकुचित था, सभी के लिए नहीं था। केवल कुलीन और शाही घराने की बालिकाओं या शहजादियों के लिए ही शिक्षा का प्रावधान था। आपने नाम सुना होगा रजिया, गुलबदन बेगम, रजिया, गुलबदन। इसके बाद सुना होगा आपने जहां आरा, जहां आरा, जयबुन विका, जयबुन विका। ये कुछ विदुषी महिलाएं हैं जो मुस्लिम कालीन शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। इसमें आपने सुना होगा गुलबदन बेगम, ये किसकी बेटी थी, बाबर, बाबर की बेटी थी, या हम कह सकते हैं ये हुमायूं की बहन थी। इन्होंने एक बहुत ही महान ग्रंथ लिखा था, हुमायूं नामा।
हुमायूंनामा एक श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा था इन्होंने। किसने लिखा? गुलबदन बेगम, जो कि बाबर की कौन थी? बेटी और हुमायूं की बहन, इन्होंने लिखा था। ये कुछ उदाहरण हैं उस समय की महिला शिक्षा के। रजिया, गुलबदन बेगम, जहां आरा और जयवंबिका। आगे हम आते हैं, उस समय के केंद्र कौन थे? शिक्षा के केंद्र, केंद्र में थे आगरा, अजमेर, लाहौर, मुल्तान, बीदर, जालंधर, लखनऊ, गोलकुंड, मालवा, जौनपुर, दिल्ली, आदि। ये कुछ मुस्लिम कालीन शिक्षा के कुछ केंद्र थे, मुख्य केंद्र थे। इसमें एक पॉइंट है, गुरु शिष्य संबंध कैसे थे उस समय? गुरु शिष्य संबंध भी काफी अच्छे थे। गुरु अपने शिष्य को पुत्र के समान रखता था और यह कहा जाता था कि शिष्य के द्वारा यह कहा जाता था कि उस्ताद की मेहरबानी के बिना उस्ताद, हम कह सकते हैं गुरु को कहा जाता था कि उस्ताद की मेहरबानी के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इतना माना जाता था गुरु को। लेकिन मुगल काल आते आते गुरु शिष्य संबंध थोड़े बिगड़ने लगे। आपको पता होगा कि औरंगजेब एक शासक था, इसने अपने गुरु, इनके गुरु का नाम था मुल्ला शाह सालेह। इन्होंने, औरंगजेब ने अपने गुरु मुल्ला शाह सालेह को अज्ञातवास दे दिया था। अज्ञातवास दे दिया था। इस तरह से कुछ गुरु शिष्य संबंधों में आगे चल के खटास आती गई। औरंगजेब ने अपने गुरु को अज्ञातवास दे दिया गया था। और इसमें लास्ट पॉइंट है कि मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी उसकी क्या विशेषताएं थी। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में आएगा कि शिक्षा कैसी थी? निःशुल्क थी। शिक्षा निःशुल्क थी। दूसरा पॉइंट, मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी वो राज्य के संरक्षण में थी। मतलब जो ये शिक्षा थी राज्य के संरक्षण में थी। तीसरा, निःशुल्क थी, राज्य के संरक्षण में थी। परंपरागत
विधियों का प्रयोग होता था। परंपरागत विधियों का प्रयोग होता था। माध्यम अरबी भाषा, माध्यम अरबी भाषा था, लेकिन उच्च शिक्षा में फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। या हम कह सकते हैं कि अरबी भाषा प्राथमिक शिक्षा में और फारसी भाषा उच्च शिक्षा में ये माध्यम था। और लास्ट मौखिक, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी वो मौखिक थी। ये हो गए कुछ इसकी विशेषताएं। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा पूरा हुआ। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।